हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स प्लस 2 की क्लास में स्वागत। आज हम एक नया लेसन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और रिलेटेड कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में समग्र मांग, समग्र पूर्ति तथा संबंधित धारणाएं। ठीक है, आपने इस जो भी हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले के बच्चों के लिए इक्वली यूज़फुल है। ये पूरे ढंग से मैं ट्रांसलेट करूँगा, समझाने की भी कोशिश करूँगा। आपने यदि समझ नहीं आए तो 2-3 बार इस लेक्चर्स को देखना है, आपको ज़रूर समझ आएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। तो बच्चों आपने जो पहले मांग का सिद्धांत तो जरूर पढ़ा है। मांग के सिद्धांत में आपने क्या पढ़ा है, लिसन करना है बच्चों आपने, कि मांग और आपकी कीमत के अंदर जो आपकी डिमांड थी और कीमत के अंदर कैसा संबंध पाया जाता है, ये आपने देखा हुआ है। कैसा संबंध पाया जाता था? विपरीत संबंध पाया जाता था। ठीक है, प्राइस में और डिमांड के अंदर। ठीक है, मांग और कीमत के अंदर कैसा संबंध पाया जाता था? डिमांड और प्राइस में कैसा संबंध था? आपका विपरीत। आपने देखा था। मैं इसको जनरली बता रहा हूँ, आपने इसको बनाना नहीं है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्राइस थी और इधर क्वांटिटी थी जो डिमांडेड थी। ठीक है, और ये आपने देखा कि ऐसे संबंध पाया जाता था। ठीक है, कैसे संबंध मिलता था? ऐसे ये आपका डिमांड कर्व मिलता था, क्योंकि जैसे कीमत यहाँ पे ज़्यादा है, देखिए कीमत ज़्यादा है तो ये मांग थी, और कीमत ये घट गई। देखो कीमत यहाँ से मापते हो, कहाँ से मापते हो? ओरिजिन से मापते हो। यहाँ पे अब ये P1 होगी तो आपकी डिमांड बढ़ गई। तो इसका जो आपने देखा कि इसकी जो स्लोप थी, स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व या मांग वक्र की ढलान कैसी थी? ऋणात्मक थी। तो उसी ढंग से जो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है उसका स्लोप भी कैसा होता है? ठीक है, अब मैं इसको ध्यानपूर्वक बताना। एग्रीगेट डिमांड मीन्स होती क्या है कि सम ऑफ टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब ही आप जोड़ रहे हो, आप किसकी? डिमांड्स ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सभी वस्तुओं और सेवाओं की आप जो भी मांग कर रहे हैं एक लेखांकन वर्ष के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। एक बार फिर आपने समझना है, ध्यानपूर्वक समझना है कि एग्रीगेट डिमांड्स मीन सम ऑफ टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है उसके अंदर वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। एक इकोनॉमी समझते हो, जैसे इंडिया क्या है? एक इकोनॉमी है, और इंडियन इकोनॉमी के अंदर या भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर एक लेखांकन वर्ष के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की जितनी मांग की जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड की जो हम अध्ययन है वो 2 दृष्टिकोण से हम करते हैं। एक हमारा होता है सामान्य दृष्टिकोण और दूसरा है केन्जियन। केन्स हमारे एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हुए हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए इंग्लैंड के। ये इसकी अपनी पूरी इकोनॉमिक्स है, किसकी? केन्स की। इसको केन्जियन दृष्टिकोण बोलते हैं, किसी का फ्रेमवर्क। तो ये आपका जनरल फ्रेमवर्क और केन्जियन फ्रेमवर्क। एग्रीगेट डिमांड दैट इज स्टडीड अंडर 2 फ्रेमवर्क। कौन कौन सी फ्रेमवर्क? आगे जनरल, यानी कि हम हिंदी में बोलेंगे तो एग्रीगेट डिमांड मीन्स समग्र मांग का अध्ययन हम 2 दृष्टिकोण से करते हैं, सामान्य दृष्टिकोण और केन्जियन दृष्टिकोण। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है कि एक लेखांकन वर्ष के अंदर वस्तुओं सेवाओं की जो भी डिमांड है, जो भी मांग है, उसके हम जोड़ को बोलते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड दैट इज द समेशन ऑफ डीज है। डी मीन्स, अब यहाँ पे आपने अलग अलग करके लिखना है कि एडी क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। समेशन क्या है? जोड़ है। एंड डी क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। एडी मीन्स समग्र मांग, ये क्या होता है? जोड़, और डी का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत मांग। अब हमारे देश के अंदर जैसे अभी बोलते हैं 125 करोड़ लोग रहते हैं, यदि हम उन सब की वस्तुओं और सेवाओं की मांग को जोड़ दें तो हम उसको क्या बोलेंगे? एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एग्रीगेट डिमांड। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स थी या जीएसटी या शास्त्र के अंदर हम क्या लेते हैं? मैंने अभी भी बताया था कि यहाँ पे आपने अलोंग वाई एक्सिस कीमत ले ली और अलोंग एक्स एक्सिस उसकी मांग को ले लिया, तो उनके बीच में एक रिलेशन मैंने अभी बोला कि कैसा रिलेशन बनता है, कैसा रिलेशन बनता है? विपरीत। ये तो बच्चे आपको पता है, बच्चों आप जानते हैं क्या होता है कि जैसे जैसे कीमत घटती है तो हमारी उस वस्तु की मांग बढ़ती जाती है। देखो ऐसे मैंने अभी भी बताया कि यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कीमत P थी तो इधर Q आ गया, कीमत घट करके जैसे हमने पीछे
थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा, कीमत घट करके P1 होगी तो ये मांग बढ़ करके यहाँ से माप रहे, देखो मांग यहाँ से यहाँ बढ़ गई। तो इसमें विपरीत संबंध मिलता है कौन सी, व्यक्तिगत मांग के अंदर। मैक्रो डिमांड कर्व है ये, क्या मैक्रो डिमांड कर्व का मतलब होता है BST मांग वक्र है, ठीक है। BST मांग वक्र के अंदर की जो मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है, उसी ढंग से समष्टि का मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो समष्टि जो मांग वक्र है, समष्टि मांग वक्र भी उसका ढलान भी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। उसका ढलान भी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो ये भी आपको पता है कि किसी भी कंट्री के अंदर क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की जब कीमत कम रहेगी तो उसकी मांग बहुत अधिक रहती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हम कीमत नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे कीमत ले ली और यहाँ पे हमने मात्रा ले ली, यहाँ पे प्राइस लेवल लेते हैं और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड। तो आपको मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहता हूँ कि प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है। प्राइस लेवल जो होता है, प्राइस लेवल का मतलब होता है कीमत स्तर, हिंदी के अंदर बोलेंगे कीमत स्तर। और इसको मैं बताना चाहूँगा कि कीमत स्तर क्या होता है, सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का ये औसत कीमत होती है। कैसी कीमत होती है, औसत कीमत। ये कीमत नहीं है, ये औसत कीमत है सभी वस्तुओं और सेवाओं की। इट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। परहैप्स आपको ये समझ आ गई होगी कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है। एग्रीगेट डिमांड सारी वस्तुओं और सेवाओं, जो एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एक लेखांकन वर्ष के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। परहैप्स आपको समझ आ गई। अब हमने जो दूसरा दृष्टिकोण था, दूसरा दृष्टिकोण ये तो हमारा सामान्य दृष्टिकोण से कर दिया। अब केन्जियन दृष्टिकोण जो है, ठीक है। अब केन्स का जो दृष्टिकोण या केन्जियन फ्रेमवर्क, अब आपने यहाँ पे ध्यान से सुनना, इट रेफर्स द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। वहाँ पे क्या कर दिया, डिमांड को किसके साथ उसने संबंधित कर दिया, कीमत स्तर के साथ। लेकिन यहाँ पे हम किसके साथ इसको संबंधित कर रहे हैं, इनकम के साथ। अब ध्यान पर सुनना है, लिसन करना है मुझे, कि जैसे आपने देखा कि हम एक दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं, जैसे एक अमेरिका की बात कर लीजिए और एक किसी भी गरीब कंट्री की बात कर लीजिए, तो एग्रीगेट डिमांड कहाँ पे ज़्यादा रहती है, समग्र मांग कहाँ पे ज़्यादा रहती है, जहाँ पे इनकम का लेवल ज़्यादा है। जिस देश की इनकम ज़्यादा है, नेशनल इनकम ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। तो ये हमारा जो केन्जियन था उसने क्या कर दिया, मांग को, इट रेफर्स टू द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। उसने अलग अलग लेवल के ऊपर जो है वो डिमांड को दिखाने की कोशिश की है। जैसे आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या ले रहे हैं, अलोंग एक्सिस आपने आय ले ली, राष्ट्र की आय। दिस इज नॉट इंडिविजुअल इनकम बट दिस इज नेशनल इनकम। लेकिन अलोंग वाई एक्सिस एग्रीगेट डिमांड को लिया है। और एग्रीगेट जैसे जैसे इनकम आपको पता है यहाँ से यहाँ तक बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। क्या हो रही है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। एग्रीगेट डिमांड कहाँ से, जीरो से शुरू नहीं हुई, यहाँ से शुरू हो रही है। क्योंकि अब जैसे आपने, इसको मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे 10 व्यक्ति रहते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही कमा रहे हैं, 8 नहीं कमा रहे हैं। क्या उनकी डिमांड नहीं है? उनको खाने की भी ज़रूरत है, उनको वस्त्र की ज़रूरत है, उनको बहुत सारी नेसेसरी, टूथपेस्ट है, साबन है, तेल, उन सब की ज़रूरत रहती है। तो उसी ढंग से हमारे जब भी किसी कंट्री की, किसी देश की आय का लेवल जीरो होने पर भी उसकी मांग का एक न्यूनतम स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, वो मेंटेन रहता है, वो बना रहता है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड इवन व्हेन इनकम इज जीरो, बिकॉज फॉर सर्वाइवल वी मस्ट ईट समथिंग। ठीक है, हमें कुछ ना कुछ खाने की जरूरत पड़ती है। किसी भी कंट्री का इनकम लेवल जीरो भी हो तब भी उसका मांग का एक न्यूनतम स्तर बना रहता है। ठीक है, अब आगे देखिए मेजरमेंट ऑफ डिमांड। अब हम डिमांड को मेजर करने के लिए, डिमांड को मेजर कैसे करते हैं, उसको कैसे मापते हैं। ठीक है, समग्र इसकी मांग का माप कैसे कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू, मैंने अभी भी बताया था कि जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड होती है उसकी डिमांड के जोड़ को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, समग्र मांग बोलते हैं। समग्र एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर्स, जो भी सारा एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो भी कुल व्यय किया जाता है, इसके दैट इज द हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री मेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एट द गिवन पीरियड जो है एट इसके आपने लिखा है कि इन अकाउंटिंग ईयर जो है। ठीक है,
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर्स। ठीक है, तो आपने ये कि एग्रीगेट डिमांड चाहे वो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, चाहे वो घरेलू क्षेत्र खर्च कर रहा है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए एक निश्चित अवधि के अंदर, ठीक है, एक निश्चित अवधि के अंदर जो भी वो खर्च कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के एग्रीगेट जो डिमांड होती है दैट इज कंजप्शन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, जो हमारी समग्र मांग है वो दो मांगों से मिलकर के बनता है, उपभोग व्यय, सी को क्या बोलते हैं, कंजप्शन डिमांड लिखना है आपने, और आई को क्या लिखना है, इन्वेस्टमेंट डिमांड। कौन सी डिमांड आ गई, इन्वेस्टमेंट। ये इसको हम लिखेंगे उपभोग व्यय और इसको हम लिखेंगे निवेश व्यय। उपभोग व्यय क्या होता है कि जब वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च किया जाता है तो उसको उपभोग व्यय बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप किसी मशीनों को खरीदते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई डैम बनाते हैं, ठीक है, इत्यादि, कोई हॉस्पिटल बनाते हैं इत्यादि, या कोई आपने इंस्टीट्यूशन खोल ली तो इसको इन्वेस्टमेंट, या कोई शेयर खरीद लिए तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, निवेश व्यय। तो एग्रीगेट डिमांड आपने देख लिया वो कितना का जोड़ होता है, दैट इज द सम ऑफ कंजप्शन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, यानी कि समग्र मांग क्या होती है, उपभोग व्यय और निवेश व्यय का जोड़ होता है। उपभोग व्यय वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाला व्यय, निवेश व्यय मशीनों इत्यादि को खरीदने पर किए जाने वाला व्यय। परहैप्स ये भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं जो हमारा समग्र मांग है, समग्र मांग और समग्र फलन का व्यवहार कैसा रहता है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड फंक्शंस। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनना है जो समग्र मांग है और समग्र फलन का व्यवहार कैसा रहता है। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपने सोचने की कोशिश करनी है, आपने थोड़ा सा थिंक करना है कंसेप्ट को, आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझ आएगा। एग्रीगेट डिमांड्स करता है, आपने लिखा है कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो डिपेंड्स करती है लेवल ऑफ इनकम, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो समग्र मांग है वो आय के स्तर पर निर्भर करती है। जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है हमारी एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग बढ़ती जाती है। बिल्कुल ईजी है, इंग्लिश जो हिंदी वाले हैं उनका इंग्लिश का थोड़ा सा लेवल भी इंक्रीज हो सकता है। ये दिस विल बी आल्सो यूजफुल फॉर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो समग्र मांग आय के स्तर पर निर्भर करती है। मैंने आपको बताया आय का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है आपकी एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग बढ़ती जाती है। बिल्कुल फील करके समझ आ गई होगी। और मैंने आपको दूसरा बताया कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। जब आपकी इनकम जीरो भी हो तब भी आपका मांग का एक न्यूनतम स्तर बना रहता है। मांग का क्या रहता है, एक न्यूनतम स्तर बना रहता है। ठीक है, क्यों न्यूनतम स्तर बना रहता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जीवित रहने के लिए हमें भोजन इत्यादि की जरूरत रहती है। बिकॉज फॉर सर्वाइवल वी मस्ट ईट समथिंग एंड डिमांड, यहाँ पे लिखा है डिमांड सम इवन व्हेन द हैव, इसमें वी हैव टू बोरो फ्रॉम अदर्स और स्पेंड आवर पास्ट मनी। ठीक है, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग का एक न्यूनतम स्तर बना रहता है, क्योंकि हमें जैसे जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है। और अब हमारी इनकम जीरो तो हो सकता है कि हम किसी से उधार लेकर के अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं, या हमारे पास जो प्रीवियस या पास्ट सेविंग है, जो हमारी पिछली जो बचत है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंबल यूज नहीं करना है, मैंने सिंबल यूज किए हैं, आपने इसको सिंबल यूज नहीं करना है, आपने इसका सीधा ही लिखना है। जैसे इनकम बढ़ती है एज इनकम इंक्रीजेस, और आपने लिखा है कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करती है। ठीक है, ऐसे लिखना है, आपने ये सिंबल यूज नहीं करना है, सिंबल याद करने के लिए ईजी रहते हैं। तो एज जब भी हमारी आय का स्तर बढ़ता है तो हमारा समग्र मांग भी बढ़ती है, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम इट रीच, यहाँ पे लिखा है इज रीच्ड, जब भी एक पर्टिकुलर लेवल, एक स्तर, एक जो विशेष स्तर पर क्या हो जाता है कि पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ इनकम। जैसे हम किसी कंट्री की भी बात करते हैं, जैसे जैसे आपकी इनकम कंट्री की बढ़ती जाएगी तो आपका एग्रीगेट डिमांड समग्र मांग बढ़ती जाती है, लेकिन एक बिंदु के पश्चात कंट्री भी सेव करना शुरू करती है। जैसे आपने घर में देखा होगा, क्या देखते हैं हम घर में कि एक व्यक्ति है, मतलब 20 रुपये कमा रहा है, पूरा खर्च हो जाएगा। 100 रुपये कमा रहा है, हो सकता है घर की जरूरतें ज़्यादा हैं, खर्च हो जाएगा। 200 रुपये कमा रहा है तब भी खर्च हो गया, 500 कमाया तब भी खर्च हो गया। अब 600 कमाया, अब 500 के ऊपर उसकी जो है वो डिमांड्स पूरी हो रही है, 600 रुपये के उसने जो है 100 रुपये बचाना शुरू कर दिया। उसी ढंग से कंट्री भी क्या करता है, उसी ढंग से एक अर्थव्यवस्था भी क्या करती है कि जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है तो क्या हो जाता है, एक
जब भी एक लेवल, एक स्तर के ऊपर जब हम पहुंच जाते हैं, जब इसको मैं टेबल की सहायता से बताऊंगा, तो उसके बाद जो है वो बचत होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए एडी शेड्यूल बनाया मैंने, समग्र मांग सारणी बना दी है, एक तालिका बनाई, यहाँ पे इनकम ले ली। अब आपको पता है कि इनकम तो एक व्यक्ति की नहीं है, ये इनकम क्या है, एक कंट्री की इनकम है, दैट मस्ट बी इन करोड़, ये करोड़ में होती है। और ये एग्रीगेट डिमांड भी किसके अंदर है, करोड़ के अंदर है, ठीक है। इनकम जीरो है, देखो मैंने बोला इनकम जीरो है कंट्री की, तब भी उसकी डिमांड कितने, 20 करोड़ की है। जैसे अब यहाँ पे आ गया, कितनी रहेगी, 20 करोड़ की, क्योंकि आपको पता सर्वाइवल के लिए हमें जो है वो कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है, हमारी जो कुछ क्या बोल सकते हैं न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करना ही पड़ता है। देखो 10 हो गई, 20 होगी, 30 होगी, 40, 50, 60, ये करोड़ आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। एग्रीगेट डिमांड भी उससे हिसाब से नहीं बढ़ती है, ये अधिक उससे बढ़ती है। ये देखो 20 से 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़। यहाँ पे क्या होगी, 40 करोड़ के ऊपर आपकी आय, इनकम, वाई और एडी एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, यानी कि आय और समग्र मांग एक दूसरे के बराबर हो गया। अब इनकम ज्यादा होगी 50, तो आपने खर्च कितना किया, एग्रीगेट डिमांड तो आपकी खर्चा सिर्फ 45 करोड़ का, यहाँ पे आपने 5 करोड़ बचा लिए। अब यहाँ पे 60 करोड़ हो गए, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड 50 है, यहाँ पे भी आपने 10 करोड़ रुपए बचा लिया। अब यहाँ पे ध्यान पर सुनना है, ये जो आपने ये जनरल बढ़ाया, मैं एक अभी आपको दूसरा बना के बता रहा हूँ आपको, एक जो कर्व है, यहाँ पे इनकम को आपने किसके अलॉन्ग लिया, एक्स एक्सिस, और एग्रीगेट डिमांड, इनकम मतलब आय को आपने एक्स एक्सिस के ऊपर और एग्रीगेट डिमांड को बाई एक्सिस के ऊपर लिया। ये बाई आपको पता है इंक्रीज कर रही है, देखो बाई कैसे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके आपकी आय आपकी बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको बोला यहाँ से 0 से कभी शुरू नहीं होती, ऊपर से शुरू होती है, ये भी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती, क्योंकि आय बढ़ रही है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है। यहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, मतलब यहाँ पे एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। कौन कौन है, वाई और एडी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ई, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये जो भी भाग आ रहा है ये क्या है, आपकी सेविंग है, बचत है, ये क्या है, आपकी बचत है, ठीक है। यहाँ तक फील आ गई होगी। अब इसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा, देखिए यहाँ पे ये मैं बना रहा हूँ, ये आपका टेबल है, ठीक है। अब ये टेबल देख करके आप बना सकते हो, देखिए मैं बनाने को एक बना रहा हूँ। अब आपने आय ले लिया अलोंग एक्स एक्सिस, जैसे आय कितनी थी, आपने 10, 20, 30 करके की थी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पे क्या ले लिया आपने, 60 तक ले ली, ठीक है। और आपने एग्रीगेट डिमांड 25 से शुरू थी, लेकिन हम यहाँ से लिख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। एग्रीगेट डिमांड तो आपकी ऐसी जा रही है, इसको तो आपको ये इनकम आय ऐसी जा रही है। अब देखिए आपकी नेक्स्ट देखना आपने, जब 0 है, ये 0 है आपकी इनकम, तो ये 20 है, इनकम आपकी 0 है तो ये कितने, 20, मैंने बोला कौन सी है, ये एग्रीगेट डिमांड। फिर 10 है इनकम, तो ये कितनी आ गई, 25, तो यहाँ पे आ गई। फिर 20 है तो ये 30 हो रही है, 20 है तो ये 30 हो रही है, ठीक है, 20 है तो 30 हो रही है, 30 तो 35 हो रही है, 30 तो ये आपकी 35 हो रही है, ठीक है। और 40 तो ये 40 हो रही है, ये आपकी यहाँ पे कट जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा बनाने में। ये आपकी 50 है तो ये 45 हो जाएगी, ठीक है, 45 हो जाएगी, यहाँ जैसे आ जाएगी ये 50 है तो ये 50 है तो ये 45 हो जाएगी आपकी, ये वाली जो है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे बनेगा, ये जब भी आप इसको ऐसे बनाएंगे तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये 40 के बाद ऐसे बनना शुरू हो जाएगा, ये 45 और ये 50 पे 50 आ जाएगी, ठीक है। तो ये एग्रीगेट डिमांड, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि आपने यहाँ पे ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, ये वाई है और एडी बनाना है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा। यहाँ पे आपकी वाई और एडी यानी कि आय का स्तर और कुल मांग का, समग्र मांग का स्तर एक दूसरे के बराबर हो जाता है, और उसके पश्चात जो हमारी अर्थव्यवस्था उसके बाद बचत करना शुरू कर देती है। परहैप्स आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आपने इसके नोट्स बनाने हैं, अच्छे ढंग से नोट्स बनाने हैं। कहीं पे मैं सिंबल यूज़ करता हूँ, कहीं पे मैं थ्योरी कम बताता हूँ, वहाँ पे आपने थ्योरी लिखनी है। जैसे मैंने अभी भी एक जगह थ्योरी बड़ी कम बताई थी, तो यहाँ पे आपने ये लिख लेना था, क्या लिखना था, ये जो मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड सम ऑफ ये इंडिविजुअल डिमांड्स होती है, यानी कि आपकी जो समग्र मांग,
व्यक्तिगत मांग का जोड़ होता है। एडी क्या है आपकी एग्रीगेट डिमांड, ये दिस इज समेशन है, और डी दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। समग्र मांग, जोड़ और व्यक्तिगत मांग, ये आपने इधर लिख लेना है, ठीक है। कई बार मैंने शॉर्ट में समझाया होता है आपने, क्योंकि बोर्ड में पेपर देने, बोर्ड के पेपर देने हैं, इसलिए आपने उसको वो कर लेना है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।